हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट, इट्स ओरिजिन एंड द फंक्शंस। ओके, तो पहले हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 1 से लेके एंड तक पढ़ेंगे जब तक हमारा दिसंबर में प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता है। तो पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो 1 कंप्लीट करें। देन जिसमें मैंने सोवरेनिटी की कॉन्सेप्ट को बताया है, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी की बात की है, जिसमें मोनेस्टिक थ्योरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर आइडियाज़ एंड एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स को डिस्कस किया है, और सारी चीज़ मैंने वहाँ बताई है किस तरीके से क्रिटिसिज्म और क्या फीचर्स रहे हैं। उसी तरीके से दूसरी जो आइडियोलॉजी हमने डिस्कस की है वो प्लूरलिज्म की है। देन आप उसको भी समझ लें, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट की। अब देखो, स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से इसका ओरिजिन शुरू होता है, प्रेजेंट डेज की जो कंडीशन हम देखते हैं जिस तरीके से बना है। तो ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो एक दिन में खड़ा हो जाता है, नहीं, उसको सालों लग जाती हैं, हज़ारों सालों लग जाती हैं। तो स्टेट को हम प्राइमरीली कैसे रेफ़र करते हैं, एक कंट्री को अगर हम बोलें तो हम जनरल टर्म में एक कंट्री बोल देते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल भाषा में उसकी बात करें तो हम उसको स्टेट कह के रेफ़र करते हैं। एक स्टेट को हम बोलते हैं जिसके पास एक टेरिटरी हो, जिसमें कुछ पॉपुलेशन हो, एक सोवराइन हो जो अपने खुद के फैसले ले सके। ऐसा नहीं है कि दूसरे रूलर्स आ रहे हैं या दूसरे कहीं दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है वो उस पर अपने रूल्स इम्पोज कर रही है, देन उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम स्टेट के थ्योरी की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे और उसके फंक्शन की बात करेंगे। आज प्रेजेंट डे जो भी हम पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी सुप्रा नेशनल बॉडीज़ हैं, यूएन बने हैं, चाहे आप डब्ल्यूटीओ की बात कर लो, चाहे आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, ये सब बने कैसे। हमारे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि हमें एक कलेक्टिव ग्रुप में रहना चाहिए, हमारे पास एक सरकार होनी चाहिए जो हमारे लिए फैसले लेगी, या फिर हमने डिमार्केशन कैसे किया बाउंड्रीज़ का कि ये इंडिया होगा, ये पाकिस्तान होगा, ये जर्मनी होगा, ये सब कैसे हुआ। वहाँ के रूलर्स किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर अपनी जो सिटीजन्स हैं उनको रूल करते हैं, या फिर किस तरीके से सिटीजन ने उन्हें अपने ऊपर रूल करने के लिए क्या किया है, एक तरीके की बोल सकते हैं परमिशन दी है। और ये कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है, जब सरकार को आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जस्ट होल्ड अ सेकंड, मैं यहाँ से पेन ले लेती हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या है स्टेट, क्या नहीं है। देन द स्टेट को हम समझेंगे सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस की अगर आप बात करोगे तो हम पॉलिटिकल साइंस में क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। मेजरली हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी जैसे आइडिया को पढ़ते हैं, मोनार्की हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की हो गया, सोवराइन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आप देखते हो सबके सब क्या है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। आप सरकार देखते हो, किसी भी नेशन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसके क्या काम होने चाहिए, वेलफेयर सिटीजन्स का कैसे करने चाहिए, सिटीजन्स के क्या राइट्स होने चाहिए, और क्या डीपीएस भी होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ जो भी आप देखते हो अपने आसपास देखते हो, आप डेली टू डेली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हो, और आप इतने मैच्योर तो हो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करो तो आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस किन चीज़ों से डील करता है, किस सब्जेक्ट से डील करता है, ठीक है। एंड इट डिफाइन एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद सोवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नेंस। देखो, अगर कभी ऑप्शन उसमें क्वेश्चन में आ जाए कि स्टेट के क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखो उसमें क्या होता है, सोवरेनिटी होती है सबसे पहले। मतलब एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जिसमें खुद की संप्रभुता हो, मतलब वो अपने सारे फैसले खुद ले सके, कोई ऐसी एक्सटर्नल अथॉरिटी ना हो जो उस पर क्या कर रही है, उस पर सारे जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको इम्पोज कर रही है इस कदर कि वो सारे फैसले ले रही है और हम एक मेयर पपेट बन के रह गए उनके हाथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को स्टेट नहीं बोल सकते, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए। अब देखो, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, तो ऐसा तो है नहीं वो आसमान में झूल रही है या फिर कहीं पे भी मतलब पानी के अंदर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, उसके पास एक खुद की टेरिटरी है। पूरे नेशन देखते हो, 193 कंट्री देखते हो इस अर्थ पे, तो उसमें क्या है, सबकी टेरिटरी है, ठीक है। कोई आइलैंड्स पे उन्होंने देश बना रखे हैं, यहाँ पे ये अलास्का है, ये यूएसए है, यूएसएसआर है, पहले यूएसएसआर था, अब रशिया है। ये सारे क्या हैं, कंट्रीज़ हैं। कहाँ रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं। उन्होंने एक्विजिशन किया है, एक्वायर की है ज़मीन को, फिर उसको डिमार्केट किया कि हमारी ये कंट्री है, ये बॉर्डर है इसका, देन इसके उधर आपका बॉर्डर है। तो क्या है, सबसे पहले हमने सोवरेनिटी देखा, एक ऐसी टेरिटरी या ऐसा स्टेट जिसके पास क्या हो, सोवराइन पावर्स हो, दूसरा खुद की टेरिटरी हो, फिर क्या हो, पॉपुलेशन। वहाँ रहेगा कौन, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन होगी, लोग रहेंगे वहाँ पे। आप किस पे रूल करोगे, लोगों पे ही तो रूल करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में पहुँच गए और वहाँ पे जाके अपने
अपने नियम बनाने लगे कि हम आज से यहाँ के वो राजा बन गए और जंगल के सारे कायदे कानून हमारे हिसाब से चलें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप जिन लोगों में रह रहे हो ऑब्वियस सी बात है आप उन्हीं को रूल करोगे, उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करोगे। और एक गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसमें क्या हो, एक सरकार हो, सरकार प्रॉपर तरीके से उस नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करे, रन करे। तो ये हमारी थ्योरी और ये हम बोल सकते हैं हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, स्टेट की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आपको वो समझना है, ठीक है। अब इसमें स्टेट में क्या कवर करेंगे, ओरिजिन कवर करेंगे कि मतलब जो ओरिजिन कहाँ से निकला है। जो आप प्रेजेंट डे जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सारे लोग मिलकर ये काम करेंगे वो काम करेंगे, राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सोशलिज्म की बात करते हैं, ये सब बातें जो हम करते हैं, लेकिन ये निकली कहाँ से, ये पूरे स्टेट का कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से आया। किन लोगों ने सोचा कि हमें इस तरीके से कोई सोशल स्ट्रक्चर बनाने चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए नहीं पूरी कम्युनिटी के लिए काम करे, हमें सिक्योरिटी दे, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल गई, तो वो हम ओरिजिन में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन इसमें सेकंड हम देखेंगे इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसके एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें आगे। बहुत बड़ी पीडीएफ है ये, बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, इसको समझने के लिए मैंने काफ़ी कुछ डाला हुआ है। देन थोड़ा सा हाँ पेशेंस बनाए रहो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे क्या क्या इसके स्टेट के फंक्शंस हैं, व्हाट डज इट फॉर सोसाइटी, ये क्या करता है सोसाइटी के लिए। देखो हमने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कोई एसोसिएशन बनाई है मिलके, तो उसके कुछ ना कुछ पर्पज़ होते हैं। बेफालतू में तो बना नहीं देते हैं कि चलो यार ये बना लेते हैं, हमें इसका काम धाम है नहीं, बट हम ना ऐसे ही बना लेते नहीं। आप कोई भी मान लो एनजीओ बना रहे हो या फिर आप कोई भी हेल्पिंग ग्रुप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, आपके पीछे मोटिव्स होते हैं कि हम इसको बना रहे हैं तो इससे ये होगा। दूसरे का अगर आप फ़ायदा नहीं कर रहे हो तो मे बी आप अपना कर रहे हो, लेकिन है क्या उसके पीछे कोई ना कोई आपका क्या है मोटिव है, आप कर रहे हो कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फंक्शंस हमें दिखाई देते हैं, ये हमें ओरिजिन दिखाई देता है स्टेट का। इसके पीछे लोगों ने क्या सोचा, मतलब किस तरीके से लोग एक दूसरे से आके मिले, इकट्ठे हुए, देन उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि ऐसा होना चाहिए समाज में, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्या करे, हम सब के लिए काम करें, हमारे वेलफेयर के लिए काम करें। तो इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, जो डिफरेंट थिंकर्स मिलते हैं हमें पॉलिटिकल साइंस में, वो अपने अपने तर्क पे, अपने अपने व्यूज़ पे कई सारी थ्योरी को बताते हैं। कोई लोग कहते हैं कि जब पूरी दुनिया में एनार्की फैली थी, एनार्की का मतलब होता है जब क्योस होता है, इसका मतलब है कि जब जो थोड़े से अब स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग हैं वो वीक लोगों को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान ने एक आदमी को भेजा, ठीक है, जिसमें आप अगर मैं थोड़ा सा रिलीजियस साइड में पहुंच जाऊँ तो इसमें हिंदुज़म में कहते हैं मनु को भेजा, मनु जिसको पहला ह्यूमन बीइंग मानते हैं। और अगर मैं उधर चली जाऊँ क्रिश्चियनिटी में तो एडम एंड ईव को बोलते हैं कि एडम और ईव कौन थे, पहले ही इंसान थे जिन्होंने धरती पे कदम रखा। देन उन्होंने धीरे धीरे क्या बनाया, पॉपुलेशन ग्रोथ की, देन उन्होंने पता नहीं ऐसे कुछ करके थ्योरी है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, अलग अलग सब सोच के बता रहे हैं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, तो ये हुआ कैसे, इसका ओरिजिन, वो सब कुछ हम इसमें समझेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हाँ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो इसमें करीब करीब 4 से 5 थ्योरी हैं, तो वो सारी थ्योरी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए ओरिजिन का मतलब कैसा होता है कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन होना, ओरिजिनेट होना, उत्पत्ति होना, तो वो कैसे हुई है। तो इसमें पहले लोग आ जाते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी वाले, ठीक है। डिवाइन का मतलब होता है जो शक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझा रही हूँ। एक ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं करते, जैसे दैवी शक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है। आप वर्शिप करते हो तो आपके मन में एक वो रहता है, एक ख्याल रहता है कि भगवान हम पे कृपा बनाए रखे हैं या भगवान हमें चला रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है आपकी, यही डिवाइन थ्योरी में आती है, ठीक है। यही डिवाइन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें आपको नहीं पता एक्चुअली है क्या चीज़, लेकिन कोई चीज़ तो है। ये तो आप कहते हो कि कोई चीज़ तो है, बट है क्या चीज़, वो चीज़ को आप प्रॉपरली नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। तो जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी हम स्टेट की देखते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है। इनका मानना है जो स्टेट है वो किसने बनाया, भगवान ने बनाया, ठीक है। गॉड ने क्रिएट किया है स्टेट। क्यों किया है, रूलर्स आर गॉड रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो ये जो रूलर्स होते हैं वो गॉड के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जिसके थिंकर्स हैं मेजर ऑस्टिन फिल्मर, और इसके क्रिटिसिज्म है जस्टिफाइज एब्सोल्यूटिज्म। अब देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी, ठीक है।
तो उनमें से कुछ सेक्शन के लोग जो थोड़े से पावरफुल हो जाते थे, 8-10 लोगों को इकट्ठे करके एक नीति बनाते थे कि हम ना राजा बनेंगे, हम बाकी लोगों पे क्या करेंगे, राज करेंगे। अगर आज ना सरकार हटा दी जाए तो आपके मोहल्ले पड़ोस में इतने गुंडे और मवाली टाइप के लोग हैं ना, वो सबसे पहले आगे आ जाएंगे और बोलेंगे आज से हम बताएंगे कि तुम सब क्या करोगे, यहाँ पे कैसे रहोगे कैसे नहीं। वो तो अच्छा है, गवर्नमेंट है, पुलिसिंग है, वो सब बढ़िया अपने तरीके में रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मोनार्की बहुत अच्छी होती है और जो रूलर्स हमने समाज में बनाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्होंने एक डिवाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो राजा हमारे सामने बैठा है वो राजा नहीं है, वो कौन है, वो पूरा भगवान का प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उसको हमने नहीं बनाया, उसको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तो लोग बस पागल हो गए। सबसे बेस्ट तरीका है लोगों को पागल बनाने का, उन्हें धर्म के नाम पे उन्हें कुछ भी बता दो, वो सब कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब उस जो इंसान अपने आप को राजा डिक्लेयर करता था, किंग डिक्लेयर करता था, उसके अंदर भी एक डर रहता था कांस्टेंट, कहीं ये जनता हमें नकार ना दे, मना ना कर दे। तो सबसे पहले जो लोग थे वो ना बहुत ज़्यादा डरते थे, ये जो नेचुरल फोर्सेस होती थी ना उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। किससे डरते थे, देखो वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बहुत ज़्यादा डरते थे ये लोग, जब बिजली कड़कती थी तब बहुत डरते थे ये लोग, जब बाढ़ आती तब डरते थे, और ये सब जब नेचुरल फिनोमेना होते थे, नदी में एकदम तूफान आ जाते थे, तब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। तो फिर लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या इवॉल्व किया कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हमें क्या कर रही है, पनिश कर रही है, हमने कुछ गलत किया है, सिन किया है, पाप किया है, वो हमें पनिश कर रही है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ों के बारे में आज हम प्रेजेंट डे जानते हैं कि हाँ क्लाउड्स होते हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से टकराते हैं तब बिजली कड़कती है। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, साइंस तो थी नहीं, खा पी रहे हैं बस जंगलों में रहे, लेकिन ये चीज़ें वो तब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन उन्होंने डेवलप किया नेचुरल वर्शिप को, ठीक है। वो लोग पहाड़ की, पत्थर की, बादल की, सूरज की पूजा करना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों में डर बैठ गया इस बात का कि अगर हमने अच्छे से नहीं किया, इन लोगों को प्लीज़ नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी और हम मे भी ख़त्म हो जाए, हम मर जाएं। तो जब ऐसी सिचुएशन में कोई 4 लोग मिलकर आपसे कह दें कि ये पर्टिकुलर इंसान भगवान ने भेजा है, तो आपको लगता है उनमें से कोई भी सर उठाने की हिम्मत करेगा कि नहीं नहीं हम अथॉरिटी नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं करेगा। तुम पहले से डरे हुए लोगों को और डराओगे तो वो और भी डर जाएंगे, ठीक है। कभी कभी डर से डर खत्म नहीं होता है, डर से डर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है उसको रूलर्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत मतलब जितने भी दुनिया भर के जितने भी राजा हुए, शासक हुए, उन्होंने कह दिया कि हमें भगवान ने भेजा है और हमारी बात मानो वरना तुम्हें शाप लगेगा, तुम मर जाओगे, फसलें खराब होंगी, अकाल पड़ जाएगा और ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट थ्योरी थी, पहले के रूलर्स जो इसको अप्लाई करते थे, ठीक है, जनता में बताते थे। और इनका बस यही मानना था कि जो पूरा स्टेट बना है, स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो आपको चला रही है वही स्टेट है, सिंपल टर्म में समझे तो उसको किसने बनाया, उसने भगवान ने बनाया, भगवान ने उस इंसान को भेजा है और इस इंसान से कहा है कि तुम जो जितना भी स्टेट में नारकी फैली हुई है, जितना भी ये लोग एकदम बारबैरिक तरीके से रह रहे हैं, तुम इनको एडजस्ट करो, इनको इनको घर में बिठा लो, इनको अच्छे से लाओ, एकदम समाज में बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना दो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और बस वो कह रहे थे ये हमें ना भगवान ने दी है और आपको माननी पड़ेगी। सारे लोग पागल हो जाते थे और सब उसको मानने लगते थे, ठीक है। तो इसके मेजर जो थिंकर्स हैं वो हमें ऑस्टिन देखने को मिलते हैं और फिल्मर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके साथ हमें इसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि हर थ्योरी के पीछे कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब तक उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम उसके अल्टरनेट दूसरी थ्योरी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। जब तक अगर डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि फोर्स थ्योरी हो सकती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ समझेंगे। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या निकल कर आता है कि ये जस्टिफाई करता है एब्सोल्यूटिज्म को। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है जब हम सारी राज्य की शक्तियाँ किसी एक पर्सन के हाथ में दे देते हैं तो एब्सोल्यूटिज्म कहलाता है। तो इससे क्या होगा, जस्टिफाई हो गया भाई, जब उसने पहले ही कह दिया कि हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें भगवान ने भेजा है, हमसे क्वेश्चन मत करो, तो क्या है ये एब्सोल्यूटिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, और जस्टिफाई कर रहा है लोगों में। फिर वो राजा अगर गलत भी करेगा तो लोग सोचेंगे कि शायद हमने कुछ गलत काम कर दिया है, इसलिए भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें सजा दे रहे हैं। इस तरीके के सोचते होंगे लोग, ठीक है। सोचते क्या होंगे, इसी तरीके का फ़ायदा उठा के लाखों हज़ारों साल तक क्या हुआ, इन सारे रूलर्स ने भोली भाली जनता का क्या किया, बहुत ज़्यादा उनका कहते हैं ना शोषण वगैरह किया, वही किया हुआ है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें देखने को मिलती है फोर्स की थ्योरी, ठीक है। डिवाइन थ्योरी आपको अच्छे समझ में होगी, देन हम फोर्स की थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं स्टेट इमर्ज थ्रू फोर्स और द कॉन्क्वेस्ट। उनका मानना है जो हमारा स्टेट है, जो एक पूरी प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है किसी भी रूलिंग एंटिटी का, वो किस तरीके से बना है, फोर्स से बना है। मतलब कि किसी ने किसी को ज़बरदस्ती कैप्चर किया होगा, उसको जो
नॉर्मल लोग होंगे उसको मारा पीटा होगा, उन्हें फोर्स किया होगा कि अब से हमें तुम्हें मानना ही पड़ेगा, हम ही तुम्हारी पर्टिकुलर अथॉरिटी, और उनके अंदर इतना डर बैठा दिया होगा अपना कि वो उन्हें पूरी तरीके से मानने के लिए राजी हो गई। ये है हमारी फोर्स की प्रॉपर थ्योरी, ठीक है। मतलब कि एक, चलो आपके बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना एग्जांपल ले लेते हैं, एक गांव ले लेते हैं, ठीक है। एक गांव में, मैं पूरी इसमें ना आप गांव के ही पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो एक गांव है, उसमें नॉर्मल पीपल रह रहे हैं, सारे के सारे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, नॉर्मल खा पी रहे हैं। उनमें से गाँव में कुछ 10 लोग ऐसे निकल कर आए जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में लाठी डंडे भाले पकड़े और सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें घेर लिया और उनसे बोल दिया कि देखो आज से जो हम कहेंगे हम वो आप लोग करोगे, हमें टैक्स दोगे, हम उसके बदले में क्या करेंगे, हम उसके बदले में ये करेंगे कि गांव, दूसरे गांव के अगर कोई लोग आपको परेशान करेंगे तो हम जो 10 लोग हैं हम मिल के उसको मारेंगे ताकि आपको दूसरे गांव के लोग परेशान ना करें। तो लोगों को ये भी चीज़ एक ठीक लगी कि चलो ये भी ठीक है। दूसरा क्या है, कभी कभी ये कॉन्क्वेस्ट के जरिए भी क्या करते थे, स्टेट का ओरिजिन को हमें देखने को मिलती है। मतलब उन्होंने उस पर हमला कर दिया, पूरी तरीके से लोगों में इतना डर का भाव बनाया कि वो उस रीजन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और इवेंचुअली क्या होता है, इस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट लगता है। माइट इज राइट का मतलब है जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। जिसने जिसने क्या कर लिया, अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, वही क्या है, वही सही है, ठीक है। वही सारी बातें हैं कि तुम 20 खून कर दो और उसके बाद अपने आप को राजा बता दो, फिर लोग आपके आगे नीचे सर झुका के वाह वाही करेंगे। तो वही सारी चीज़ बस में बात की है। तो फोर्स थ्योरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई हो, ठीक है। इसके थिंकर्स हमें कौन देखने को मिलते हैं, ट्रेचके, पता नहीं क्या नाम लिखा है, गुम्प्लूविच, ये सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इनके नाम लेने भी बड़े डिफिकल्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको फोर्स की थ्योरी यहाँ तक प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें थ्योरी देखेंगे पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी क्या कहती है, पैट्रियार्कल नाम से ही आप समझ गए होंगे ये थ्योरी किस बारे में बताती है। पैट्रियार्की क्या होती है, मेल डोमिनेंस इन अ सोसाइटी। जब पूरी समाज में क्या होता है, पुरुष की सत्ता होती है, देन उसको हम पैट्रियार्की कहते हैं। चाहे वो घरों में हो गई, चाहे वो किसी भी कॉमन पब्लिक गुड्स पे हो गई, कॉमन इंस्टीट्यूशंस पे हो गई, जिन इन सब पे क्या चलती है, आपके घरों में अभी भी चलता होगा। मतलब पापा जो कहते हैं वो सुनते होंगे सारे लोग, फिर उसके बाद आपके भाई की, चाचा की, ताऊ की, बहुत ही बैडली ऐसे केसेस देखने को मिलते होंगे, आपकी मम्मी की, ताई की, या फिर आपकी बात को माना जाता होगा, ठीक है। सर्वसम्मति से सब चीज़ मान ली जाती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर आपका ही डिसीजन हो वो मान लिया जाए तो ये बहुत रेयर बात देखी जाती है, ठीक है। तो जो पैट्रियार्की थ्योरी है वो ये कहती है कि जो स्टेट ग्रू हुआ वो क्या हुआ, फैमिली से ग्रू हुआ है। मतलब एंशिएंट अगर हम पीपल की बात करें तो वो पहले क्या थे, स्कैटर्ड थे, पूरी जगह में फैले हुए थे, बटे हुए थे। देन उन्होंने जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो वो क्या करे, साथ में रहने लगे। और जो फील्ड होते थे, जो उनके एग्रीकल्चरल फील्ड होते थे जिसमें वो क्रॉप वगैरह किया करते थे, तो उसके आसपास उन्होंने शेल्टर बना रखे थे। क्यों, क्योंकि उन्हें उस पर पानी देना था कंटिन्यू, उस फसल को उन्हें जानवरों से बचाना था। तो जो लोग साथ में रह रहे हैं वही उनकी फैमिली बन जाती थी, ठीक है। वो जब फैमिली बन जाती थी और उसी के साथ वो क्या है, पूरे सीजन्स बिता दिया करते थे, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में डेवलप हो जाती थी कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। अगर आप देखो, आप भी अपनी फैमिली के साथ रहते हो, ऐसा तो नहीं है थोड़े से बड़े हुए पता नहीं किसी भी अनजान लोगों को उठा लाए आप अपने घर में और उनको बोल दे ये हमारी फैमिली, नहीं, आप उनके साथ बड़े हुए हो, ग्रो किया है भाई। जब तुम छोटे से नन्हे से बच्चे हो गए ना, तब उनकी गोदी में हो गए, आज पूरे इतने बड़े हो गए हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दीदी हैं, ये भैया हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारे साथ क्या है, शुरुआत से रहे हैं उन्होंने, चाहे आपको साथ में खाना खिलाया हो, साथ में बाहर ले गए हो, शादी पार्टी में ले गए हो, लेकिन ये साथ रहे हैं, तो आपको एक फैमिली है, ये आपको ये पता है दिमाग में, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, फैमिली का इमर्जेंस हुआ। जिस तरीके से जो पहले के पीपल थे, एंशिएंट पीपल थे, वो एग्रीकल्चर जब उन्होंने स्टार्ट करी, देन तभी से हमें फैमिली के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। इस तरीके से फैमिली क्या हुई, शुरू हुई। उस फैमिली से धीरे 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 उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर मिल गया, ठीक है। पहले तो लोग क्या थे, कच्चे मांस पर डिपेंड रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन जानना शुरू कर दिया, तो लार्ज पॉपुलेशन जिंदा रह पाई, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन कह रही हूँ, रिप्रोडक्शन बढ़ गया उन लोगों का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग क्या हो पाए, सरवाइव कर पाए। तो इसी तरीके से फैमिली से कभी कभी क्या होता है, क्लेन बन जाती है। देखो क्लेन का मतलब क्या होता है, जब पूरे एक कबीला जिसको कहते हैं, जिसमें करीब 100-200 लोग रहते हैं, ठीक है, और उन क्लेन से क्या बन जाती थी, ट्राइब बन जाती है। ट्राइब बहुत बड़ा होते हैं, इसमें 1000, 2000, 3000 लोग हो सकते हैं, क्लेन उससे छोटा। और इसी तरीके से ट्राइब से क्या बने, किंगडम्स हमें बनने को देखने में। अगर आप हिस्ट्री का आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपने समझी होगी। तो ये सारे आप हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ते हो 6th क्लास की एनसीईआरटी। अगर
पढ़ोगे आप हिस्ट्री की, देन उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन है, किस तरीके से फैमिलीज बने, क्लेन बने, ट्राइब्स बने, ठीक है। और जो ट्राइब्स के बाद जो किंगडम्स बने वो किस तरीके से पूरे भारत में उसको जनपद कहा जाता था, और वही जनपद आगे चल के बहुत बड़े महाजनपद बन गए जो इवेंचुअली हमें मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने क्या, आपने जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी आराम से, ठीक है। तो पेट्रियार्कल थ्योरी यही कहती है कि इस तरीके से घर बना, और घर से क्लेन बने, और क्लेन से क्या बना, ट्राइब्स, और ट्राइब्स से देन किंगडम, एंड पेट्रियार्कल अथॉरिटी बिकेम पॉलिटिकल अथॉरिटी। और इन्हीं के साथ साथ जो पेट्रियार्कल अथॉरिटी है वही क्या बन गई, पॉलिटिकल अथॉरिटी बन गई। कैसे कि जब वो सारे लोग ग्रुप में रहते थे, देन मेल डिसाइड करते थे कि हम हंटिंग करेंगे, हम बाहर जाएंगे, औरतें क्या करेंगी, औरतें घर में रहेंगी, फसल की देखभाल करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, और जो एनिमल्स हमने पाल रखे हैं उनकी देखभाल करेंगी, उनका दूध निकालेंगी। तो इस तरीके से एक पेट्रियार्कल थ्योरी हमें देखने को मिलती है कि ऐसे हुआ होगा ओरिजिन किसका, स्टेट का, ठीक है। एंड द थिंकर्स इसके हैं सन हेनरी मैने, तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से क्या हुआ होगा, ओरिजिन हुआ होगा स्टेट का। तो ये सारे लोग क्या है, एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ, कोई कह रहा है फोर्स के थ्रू हुआ होगा, कोई कह रहा है डिवाइन थ्योरी के थ्रू हुआ होगा, कोई कह रहा है नहीं पेट्रियार्कल थ्योरी हुआ होगा, क्योंकि जब मेल्स घर से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करके लाते हैं, बॉडीली मसली वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू विमेन। तो इसके में क्या है, अथॉरिटी हम कभी भी मान लेते हैं, तो इनका यही मानना है। देन हम इसमें करेंगे मैट्रियार्कल थ्योरी। इसमें क्या है, अर्ली सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल। इनका मानना है जो अर्ली सोसाइटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मैट्रियार्कल थी, ठीक है। अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम दी मदर्स, और जो अथॉरिटी लोगों को मिलती थी वो मदर से मिलती थी, माँ लोगों से मिलती थी, एंड सपोर्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस। और ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगता है, ठीक है। ये जो मैट्रियार्कल थ्योरी है, जो पेट्रियार्कल के बिल्कुल अपोजिट है, ये थोड़ी सी मुझे क्या मतलब, ये थोड़ी सी कम सुइटेबल लगती है, ठीक है। मतलब ऐसा हमें इतिहास में ज़्यादातर देखने को मिला नहीं है कि जो मैट्रियार्कल थ्योरी है या फिर जो मैट्रियार्कल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था। हाँ, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में बात करोगे तो कुछ ऐसे रूलर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी माताओं के नाम के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और जिन्होंने क्या किया था, अपने नाम के पीछे जो होता है सरनेम जिसको होता है अपनी माताओं के लगाए थे। तो इनको रिस्पेक्ट की अथॉरिटी पे तो रखा गया था, लेकिन आप पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करोगे, पॉलिटिकल सेंस में बात करोगे तो ये थोड़ी सी इररिलेवेंट हमें थ्योरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब तक 4 थ्योरी कवर कर ली है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, क्या इसके कोर आइडियाज हैं, देन हम इसमें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसको आप थोड़ा सा सुनना और उससे पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं उसी गांव में लेके चलती हूँ जो पिछले गांव में हमने अभी थ्योरी उठाई थी। उस गांव में आप डिफरेंट सिचुएशन इमेजिन करो। अब सारे लोग क्या हैं, किसान हैं, ठीक है। और सारे लोग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बढ़िया तरीके से सबके सब रह रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ के लोग थोड़े से ग्रीडी हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए। जो लोग थे उन्होंने अपने प्लॉट में से दूसरों के प्लॉट काटने शुरू कर दिए, चोरी करना शुरू किया, मक्कार हो गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और क्या है जो उनके फूड प्रोड्यूस हैं, स्टोरेज है, उनको ख़राब कर रहे हैं, और कभी कभी उनको चुरा ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का क्योस पैदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सारे लोग मर जाएंगे, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो सब एग्री हो गए कि हाँ यार ये बात तो सच है, क्योंकि सब आंखों से देख रहे हैं सारे लोग। क्योंकि उसमें से कुछ समझदार लोग ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारा पूरा गांव सब कुछ चला जाएगा, ठीक है, हम सब मर जाएंगे, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की बात हुई। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा समझदार लोग थे, जो थोड़े से पावरफुल टाइप के लोग थे, वो निकल कर आए। उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम कुछ लोगों को ये ड्यूटी देते हैं कि वो इस चीज़ पे नज़र रखेगा कि कोई किसी के खेत नहीं काटे, ठीक है। कि चलो ठीक है कि हमने ये 2 लोग हैं, हमने ये 2 लोग इस ड्यूटी पे लगा दे कि ये किसी का ये देखेंगे, ये मतलब खेत वेत ना काटे, कोई किसी का खेत नहीं काटे। होता है ना गांव में मेड़ वेड़ काट के खेत बढ़ा लेते हैं, तो वो ना करे, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग हैं, ये यहाँ पे ये 3 लोग हैं, चलो 2 यहाँ से बढ़े देते हैं, कि ये जो 3 लोग हैं राजू, बिरजू और सोनू, हम इनको ये वाला काम देते हैं कि ये देखेंगे कि हमारे जो पूरे गांव में है कहीं बाहर से कोई जानवर अटैक ना कर दे, ठीक है। ये इस चीज़ पे ध्यान रखें। उन्होंने कहा ये चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने बोला कि बाकी के ये जो 5 लोग हैं वो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो बाकी के 5 लोग हैं वो पूरे गांव में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पूरे गांव में जो
सिस्टम है एक तरीके का। जैसे कोई भी सिस्टम ले लो आप, मतलब कि अपने दिमाग से कुछ भी सोच लो, तो उसका रख रखाव करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे वो सही से चल रहा है या नहीं, कोई चीज़ उन्होंने बताई वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, कि चलो ठीक है। फिर उन लोगों ने पूछा कि हम तो ये काम करेंगे लेकिन हमें इसके बदले मिलेगा क्या, तो उन्होंने कहा ये बात भी अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने जो पहले 2 लोग अपॉइंट किए थे वो ये देखेंगे कि कोई किसी के खेत तो नहीं काट रहा है, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, जो सारे गाँव वाले प्रोड्यूस करेंगे अपने अपने खेतों में, वो अपने खेत का कुछ हिस्सा, मतलब बहुत कम हिस्सा, एक बाल्टी मान लो अनाज, क्या करेंगे उनके घर देंगे, जिससे उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे टाइम क्या किया, उनके खेतों की रक्षा की, सुरक्षा की, जिससे वो अपने खेत में काम नहीं कर पाए। तो इस तरीके से एक टैक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ से डेवलप हुआ। बाकी जो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ से डेवलप हुआ कि सबको सबकी ड्यूटीज़ बता दी गई कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, आप वैसे करोगे, ठीक है, ये बता दी गया। तो यही होता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सोसाइटी में जब लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में क्या होता है, ड्यूटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। और यही थ्योरी आज प्रेजेंट डे में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सारे थिंकर्स यही मानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी भी, मतलब कि आप जब एक सोसाइटी में अंदर जाते हो, मतलब सोसाइटी क्रिएट करते हो, वहाँ रह रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा शेल्फिश है, ठीक है, उसको उसका कभी पेट नहीं भरता है, और वो आगे चल के पहले तो आपको दिखाएगा कि हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं गद्दारी मक्कारी दिखाई देगा, जिसके लिए कुछ ऐसे फंक्शंस, कोई ऐसे ऑर्गन होना बहुत ज़रूरी है उस गांव में या फिर उस सोसाइटी में, जिससे क्या हो, उसको रेगुलेट कर सकें, उसको पनिश कर सकें। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो स्टेट बना, जो सरकार बनी, जो पूरी तरीके से कंट्री बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, सोसाइटी में लोग थे, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि आप ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे, और बदले में आपको ये काम ना करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा देंगे ताकि आप हम उसको एक सर्विस के तरीके से ले सकें, ठीक है। तो ये सारे क्या हुआ, ये एक एग्रीमेंट हुआ उन्हीं लोगों के बीच में। तो इसके प्रोमिनेंट थिंकर हमें हॉब्स देखने को मिलते हैं, लॉक देखने को मिलते हैं, और रूसो देखने को मिलते हैं, ठीक है। हॉब्स का कहना है कॉन्ट्रैक्ट टू स्केप स्टेट ऑफ नेचर एब्सोल्यूट सोवरेन, ठीक है। यहाँ पे उनका मानना है, जो हॉब्स हैं, लॉक है, ये लोगों ने अलग अलग थोड़ी सी थ्योरी दी है जिन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात की है। इनका कुछ मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो बहुत ज़्यादा खराब था, मतलब कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए स्टेट बना। लेकिन रूसो का मानना है कि जर्नल विल से लोगों ने काम किया। जर्नल विल का मतलब होता है सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनमें से जो मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए, तो सारे लोगों ने वो काम किया, ठीक है। ये एक जर्नल विल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं, मतलब कि जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वही काम होगा। तो जो रूसो हैं उनके टाइम में जो जर्नल विल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने उसको प्रस्तावित किया, उसको माना, क्योंकि इनका मानना है कि नहीं नहीं, इंसान तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप जैसे कह रहे हो मक्कार हो गए होंगे। हॉब्स लेकिन कह रहे हैं, हॉब्स कह रहे हैं कि नहीं, लोग बहुत बक्कार हो गए हैं, लोगों ने ऐसा किया होगा, इसलिए क्या होगा, हमें स्टेट बनाने की नौबत आई। हॉब्स का ये मानना है। लेकिन रूसो इसका बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, उनका मानना नहीं नहीं, लोग मक्कार नहीं होंगे, लोग तो बहुत सारे होंगे, लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन क्या होगा, जब किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर किसी की राय नहीं मिलती होगी, देन हम जर्नल विल का कॉन्सेप्ट वहाँ लगाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब किसी एक मुद्दे पे लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, सर्टेन होते हैं, तो बाकी पूरे समाज वाले उस बात को मानते हैं, ठीक है। एक जगह पे 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से 90 लोग चाहते हैं कि जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो शहर के एकदम बाहर फेंका जाए, और बाकी के जो 10 लोग हैं वो चाह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं फेंका जाए, हम ना ऐसा करेंगे, इसको अपने घर में गड्ढा खोद के वहाँ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से आलसी टाइप के लोग हैं। तो जो 90 लोग हैं तो उनकी बात मानी जाएगी, और उनकी बात मानने के साथ साथ जो 10 लोग बचे हैं ना, उनको भी बात मानी जाएगी, वरना समाज उनको क्या करेगा, बहिष्कृत कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरीके की हमें थ्योरी देखने को मिलती है। देन इसमें हम नेक्स्ट और 6th थ्योरी देखेंगे, हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी की थ्योरी, ठीक है। इनका मानना है कि हर चीज़ क्या हुई, हिस्ट्री के साथ साथ इवॉल्व हो गए। जिस तरीके से हम बंदर लंगूर जो भी थे, धीरे धीरे क्या हो गए, हम खड़े होना शुरू हो गए, हमारी बैकबोन जो थी वो और ज़्यादा स्ट्रेट हो गई, देन हम प्रेजेंट डे होमोसेपियंस बन गए, ठीक है। इनका इस तरीके से मानना है। इनका मानना है कि जो स्टेट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, एकदम से नहीं हुआ है, बहुत धीरे धीरे हज़ारों सालें लग गई इसको। पहले फैमिली बनी, धीरे धीरे फैमिली से क्लेन बनी, क्लेन से क्या बना, ट्राइब बनी, ट्राइब से चिफ्डम, एंड देन स्टेट। इस तरीके से बात करते हैं कि लोगों में धीरे धीरे समझ आई, धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि इसकी नेसेसिटी है, तो हमें ये बनाना चाहिए। और ये इवोल्यूशन हुआ वो बहुत ग्रेजुअल था, मतलब बहुत धीरे धीरे था, एकदम से कोई एकदम से कहीं पे क्योस नहीं फैला हुआ था, कहीं पे भी ऐसी स्टेट ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा कैसा था, बेकार था, ना ही जर्नल विल की बात करें, ये ऐसी स्टेट की बात करें जहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे आराम से हो रही है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी भी समझ में आ गई। इसके थिंकर्स हमें सर एडवर्ड जग में देखने को मिलते हैं, और ब्लंशी
पता नहीं, हाँ ब्लंची नाम है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न थ्योरी। ये भी मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न थ्योरी और दूसरी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की थ्योरी, इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स भी बना लेना। पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको आप आगे भी बहुत पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये देखो, एक तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये हम मान सकते हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें रही होंगी, इसलिए क्या हुआ, लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, चलो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिससे हम स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे, ना तुम लड़ो ना हम लड़े, ना बगल वाला लड़े ना वो लड़े। इसलिए हम ना क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को सबको बराबर बराबर असाइन कर देते हैं, सारे अपने अपने काम करो, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी मत करो और कोई किसी को मारो तोड़ो मत, ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं। बाकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी वाले ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस धीरे धीरे लोग समाज में रहते गए रहते गए रहते गए, फैमिलीज बनती गई अपने आप ही, फैमिलीज से पूरे क्लेन्स बनते गए, क्लेन से पूरे ट्राइब बनते गए, ट्राइब से चीफ, मतलब लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इस तरीके से ये बात करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, साइंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आइडियोलॉजीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी आइडियोलॉजी जो नेचर, स्टेट के नेचर पे बात करती है, मतलब जो स्टेट है उसका नेचर क्या है, किस तरीका है, ठीक है। तो आइडियलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि जो स्टेट एज अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हीगल का मोस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। उनका मानना है, जो आइडियलिस्ट है थ्योरी वाले, देखो आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आइडियल हो अपनी सोच में, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, आदर्शवादी हो, जो अच्छी अच्छी सोच रखता हो, अच्छी अच्छी बातें करता हो। तो उनका मानना है कि जो स्टेट होता है वो मोरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है, सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छी तरीके से पावर को एक्सरसाइज करते हैं, कोई किसी को क्या करता है, एक्सप्लॉइट नहीं करता है। ये सारी बातें करते हैं कौन, आइडियलिस्ट थ्योरी वाले। दूसरे ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें स्टेट को वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बताते हैं और इंडिविजुअल एज अ सेल बताते हैं। उनका मानना है कि जो स्टेट है वो इवॉल्व करता रहता है, ग्रो करता है। जिस तरीके से एक प्लांट ले लो, आपने उसमें पानी लगाया, धीरे धीरे क्या है, उसकी लीव्स निकलती हैं, स्टेम आगे बढ़ता है, फिर और लीव्स निकलती हैं, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है। तो उसी तरीके से मानते हैं, जो ऑर्गेनिक थ्योरी है जो स्टेट की, वो ये कहती है कि जो स्टेट होता है जो समाज होता है, ठीक है, स्टेट वो क्या करता है, ग्रो करता है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते रहते हैं। अगर आप मान लो कल को इंडिया बहुत ज़्यादा सरपास कर दे चाइना को, देन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री बन जाए, तो आपको लगता है कि हमें इतनी ही ज़्यादा जो हमने बना रखी है, रिजिडिटी बना रखी है थोड़ी सी सिस्टम में, वही लागू रहेगी? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा स्टेट्स बन जाएंगे। फिर पता है क्यों? क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेरिटरी उतनी है, लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, थोड़े थोड़े स्टेट को बांट दिया जाएगा, फिर वहाँ पे रूल कर रहे हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वहाँ राज कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे चला रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है अथॉरिटी का, पावर का, और देन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी लाना है, तो आपको उसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा, मतलब उसको टेरिटरी को डिमार्केट करना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक थ्योरी अपने टाइम के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से चेंज होती रहती है। देन हम इसमें ज्यूरिडिकल थ्योरी देखते हैं, जिसमें स्टेट एज अ लीगल ऑर्डर, जिसको कैल्शन ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इनका मानना है जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो क्या है, लीगल ऑर्डर का पालन करता है और लीगलिटी के ऊपर चलता है। जो सही है बस वही, जो कानूनी तौर पे सही है और जिसको सबने एक्सेप्ट किया है, वही उसी ऑर्डर पे चलता है, ठीक है। ये इनकी माननी है। ये मॉडर्न थ्योरी है, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था भाई, मोनार्क जो करेगा वही होता होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन थ्योरी आपने एप्लीकेबल कर रखी है, जिसमें बता रखा है कि जो मोनार्क है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, गॉड का है, भगवान ने भेजा है उसको सीधा। इस तरीके की बातें करते थे ये लोग, ठीक है। प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले ये कहते हैं पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग मल्टीपल एसोसिएशन। लास्की और कोल इसके बहुत ज़्यादा मेजर थिंकर्स हैं। उनका ये मानना है जो भी शक्ति होती है, जो भी पावर होती है स्टेट की, वो पूरी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, ना कि कोई एक ऑर्गन रूल करता है, सारे ऑर्गन्स मिलकर रूल करते हैं। जो प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले हैं उनका आप प्रेजेंट एग्जाम्पल देख सकते हो। हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, स्टेट असेंबलीज हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, पता नहीं, आप जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, वो प्रेजेंट डे इंडिया में सारी हमारे लिए ही हैं, ठीक है। और सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि कल को नरेंद्र मोदी अपने आप को डिक्टेटरशिप साबित कर देंगे और हम सब एकदम से सर झुकाए, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्या, कोई भी रूलर आ जाएगा, कोई भी रूलर नहीं, एक्चुअली कोई भी नेता आ जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले क्या कहते हैं, इनका मानना है स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। देखो जो मार्क्सिस्ट है, जो कार्ल मार्क्स है, जो आप इन्हें पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से जानते हो और इनको पढ़ोगे, तो वो हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा क्लास डोमिनेशन की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। तो जहाँ भी आपको क्लास डोमिनेशन का वर्ड दिख जाए, क्लास स्ट्रगल दिख जाए, आंख बंद करके कार्ल मार्क्स लगा देना, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। इनका मानना है कि जो स्टेट बना है वो इसलिए बना है ताकि जो अपर क्लास है, जो अमीर लोग हैं, वो क्या कर सके, छोटे से लोगों को या फिर जो
कॉमन पीपल है उनको क्या कर सके, डोमिनेट कर सके, उन पर अथॉरिटी कर सके। अब आप इसको एक सेंस में ऐसे भी देख सकते हो, जितने भी इंडिया में जितने पॉपुलर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो हमें पूरी तरीके से डोमिनेट किए हुए हैं, हम कॉमन पीपल। कैसे? जो बड़ी बड़ी जो MLCs हैं, ठीक है, वो हमें उन्होंने पूरी तरीके से दबा लिया है, ठीक है। कैसे? हम अगर कहीं भी अगर हम चाहें कि हम ये हैंडमेड कार्ड बना के हम बेचेंगे, नहीं, उसने क्या किया, इतने सारे बड़े बड़े प्रिंटर्स से इतनी सारी चीज़ें मार्केट में पहले से उतार के रख दी इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, कि हमें वहाँ पर सर्वाइव करने को मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से मार्क्सिस्ट वाले भी गलत नहीं कहते हैं कि जो पूरा स्टेट है उसको बहुत बड़े अमीर लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, और वो छोटे जो लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या फिर वो छोटे लोग हमेशा पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं और उनकी बराबरी में कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके की बात करते हैं हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। इसमें फंक्शंस भी देख लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम थ्योरीज ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शंस पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑरिजिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने ऑरिजिन पढ़ लिया, किस तरीके से ऑरिजिन की थ्योरी दी थी, बहुत सारी 4-5 थ्योरी थी, वो सारी पढ़ ली, डिस्कस कर ली है। अब इसमें हम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल हम फंक्शंस देखेंगे, तो इसमें जो ट्रेडिशनल है, जिसको हम मिनिमल फंक्शंस कहते हैं, जिसमें बहुत ही कम फंक्शंस होते थे स्टेट के, तो वो कौन कौन से होते थे? इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी का है, प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब उनका मानना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है, प्रॉपर्टी की, मतलब कोई किसी की प्रॉपर्टी पे हथियार ना ले, कोई किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती खाली ना करवा ले, कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना कर ले और उसको अपनाना बना दे। तो इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पहले के टाइम में पहले के टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बात करते थे। अगर आप राजा वाजा के ज़माने में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी होगी तो भाई खाना तो तुम खुद बना लोगे, खेती तो तुम खुद कर लोगे। जब सिक्योरिटी होगी, पता लगे खाना बना रहे हो, अगले दिन सैनिक आए, तुम्हें उठा के ले गए और पटक दिया जाके कारगाह में। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या है, सेफ्टी चाहिए, जो वो क्या करता था, स्टेट आपको प्रोवाइड करता था। एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो साथ के साथ क्या करता था, मेंटेन करता था लॉ को एंड ऑर्डर को अपने पूरे स्टेट में। एंड डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, और आपको बचाता था किसी भी बाहरी एग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, मतलब बाहरी आक्रमण से, ठीक है। कोई बाहर वाला आप पे आक्रमण ना कर दे, इसलिए स्टेट क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट किया करता था। स्टेट को समझ में आ गया ना, यहाँ पे मैं स्टेट स्टेट बोल रही हूँ, मतलब जो टॉप अथॉरिटी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको हम स्टेट बोल रहे हैं, जिसमें मोनार्क है, मोनार्क के मिनिस्टर्स हैं, उनको बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट डे मॉडर्न डे में अगर हम बात करें, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये है स्टेट। और अगर हम मॉडर्न फंक्शंस की बात करें, मॉडर्न जो फंक्शंस हो गए हैं स्टेट के, वो क्या है, सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। समाज में क्या होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, वेलफेयर होने चाहिए, ठीक है। जस्टिस के साथ साथ वेलफेयर भी चाहिए उन्हें, मतलब कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं सब एक समान होने चाहिए, सबके लिए एक जैसी वेलफेयर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और कोई डाउन ट्रॉडन सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, देन उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम होने चाहिए, जो रिजर्वेशन हो गया, चाहे वो रिलैक्सेशन इन टैक्सेशन हो गया, तो ये सारे काम उनके लिए होने चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उनका वेलफेयर करना है। दूसरा क्या है, हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों से अच्छे से कौन समझ सकता है भाई, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पक्की बात है अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तीसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रेगुलेशन। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करें, लोकल लाइनिंग कट गई। इकोनॉमिक रेगुलेशंस होने चाहिए पूरी तरीके से, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एनवायरमेंट की सारे लोग मिलकर प्रोटेक्शन करें, अच्छे से उसको बढ़िया तरीके से बनाए रखें, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ स्टेट आपको बढ़िया समझ में आ गए, जिसमें ट्रेडिशनल फंक्शंस बहुत ज़्यादा कम काम बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ सेफ्टी की मेजरली बात कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न डे फंक्शंस हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सरकार को पूरी भी करनी है, ठीक है। हमने जिनके भेजा तो अपनी कुछ एस्पिरेशंस के ऊपर ही भेजा होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमने इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिव किया है, ठीक है। ये समरी टेबल है और कुछ नहीं है। इसमें देखो, इसमें एस्पेक्ट दिए गए हैं, क्या एस्पेक्ट हैं, देन इसमें थ्योरी ऑफ ओरिजिन दी गई है, नेचर ऑफ स्टेट दिया गया है, और इसमें फंक्शन ऑफ स्टेट दिए गए हैं। देखो इसमें अगर डिवाइन की बात करें, तो डिवाइन की थ्योरी ओरिजिन कैसे हुआ था, गॉड की क्रिएशन ने, भगवान ने बनाई है, भगवान ने, ठीक है, भगवान ने बनाया है स्टेट, ठीक है। नेचर कैसा है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब भगवान ने बनाई है जब उसको, तो भाई उसके ऊपर ना सवाल मत करो, चुपचाप मान लो जो वो कह रहा है, ठीक है। ये बात करते हैं कौन, नेचर ऑफ स्टेट, ऐसा होगा। दूसरा क्या है, फंक्शन कैसा होना है, ओबीडियंस, मतलब तुम बस सर झुकाओ और हाँ जी हजूरी करो, ठीक है। इसमें डिवाइन में सबसे बेकार डिवाइन कहते हो कि भगवान ने बनाया, फिर भी तुम इतने गलत काम करते हो, ये मुझे बहुत गलत चीज़ लगती है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल लगता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम करते हैं, जिसमें
बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट तो सब लोग जानते हैं कि हमने तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम ये काम मुझे इतने टाइम में करके दे देना, उसके बदले तुम्हें ये पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ऑफ ऑरिजिन का मतलब है एग्रीमेंट ऑफ पीपल, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि हम लोग आज से ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ठीक है, और सारे लोग खुश हैं। इसमें कंसेंट है सबकी, ये नहीं मार धाड़ के सबको एक किया है, इसमें कंसेंट है सारे लोगों की, सारे लोग की हाँ बोला है, हाँ हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ स्टेट में राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। राइट्स किसके प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं हम। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलती है एवोल्यूशनरी थ्योरी, और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में हम देखेंगे इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अपने आप हो रहा है। और इसका हिस्टोरिकल नेसेसिटी की बात करते हैं, मतलब कि चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई वॉर कर रहे हैं, कॉन्कस्ट कर रहे हैं, या फिर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। चीज़ें टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी लाइफ में ना चीज़ें ना टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं पूरी तरीके से। तो इनका भी मानना यही कि जो एवोल्यूशन हुआ है प्रेजेंट डे स्टेट का, वो टाइम के साथ साथ हुआ है। कोई भी लोगों ने इस तरीके से बातें नहीं की आपस में, इस तरीके से नहीं बोला कि हाँ हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है, वो अपने आप ही होती गई क्योंकि उनमें समझ आती गई थोड़ा बहुत। और यहाँ पे किसकी बात करते हैं, ऑर्डर की एंड वेलफेयर की, जहाँ पे क्या हो, ऑर्डर हो, लीगल ऑर्डर हो और वेलफेयर हो सबका। देन मार्क्सिस्ट का व्यू भी देख लेते हैं, जिसका क्लास डोमिनेशन की बात करते हैं कि नहीं ये तो स्टेट ऐसा टूल बना है क्लास डोमिनेशन का, जिसमें अमीर लोग मिलकर क्या करेंगे, नॉर्मल कॉमन लोगों का शोषण करेंगे और उनकी बात को देखेंगे सुनेंगे, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक बेस्ड बेनिफिट को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि इनके क्या क्यों, मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं ये मार्क्सिस्ट वाले कि जो अमीर लोग हैं वो करेंगे सबको डोमिनेट, क्यों, क्योंकि भाई उनको पैसा चाहिए, और पैसा कैसे, इकोनॉमी के अंडर आता है पैसा। तो उनको माना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से स्टेट बनाया है अमीर लोगों ने, ठीक है। और इसमें बताया गया है रेवोल्यूशन और क्लासलेस के बारे में, मतलब एक रेवोल्यूशन करो, ऐसा सारे लोग हथियार उठा लो और पूरी तरीके से जो सोसाइटी बनी हुई है जिसमें अमीर गरीब बने हो उन सबको खत्म कर डालो और एक समान सारे हो जाओ, इस तरीके की बात करते हैं, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स हैं, अच्छी बातें करते हैं, इनके बारे में भी सुनेंगे, ठीक है। कंक्लूजन देख लेंगे, ऑलमोस्ट हमने चैप्टर कवर कर लिया। स्टडी ऑफ स्टेट इज सेंट्रल टू पॉलिटिकल साइंस, हमने देखा था जब हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टेट की, स्टेट में क्या क्या आता है वो एक बार लिख देना। टेरिटरी आती है, सोवरेनिटी आती है, पॉपुलेशन आती है, देन एक और रह गया, बताओ जल्दी। टेरिटरी, सोवरेन, पॉपुलेशन एंड मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं भी भूल गई, ठीक है। तो जो स्टेट है उसमें क्या है, हम स्टेट की जो स्टडी करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। और द ओरिजिन थ्योरीज एक्सप्लेन इट्स हिस्टोरिकल रूट्स, और जो ओरिजिन थ्योरी जितनी भी है वो सब बताती हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकल रूट्स रहे हो, कहाँ से कौन सी चीज़ इमर्ज हुई है, कौन सी चीज़ यहाँ आज हमें प्रेजेंट डे देखने को मिलती है। और इसमें हम नेचर थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं, एसेंशियल कैरेक्टर, और जो नेचर थ्योरी है उसके बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़रूरी कैरेक्टर को सबको डिफाइन करती है। फंक्शंस शो इट्स रोल इन पीपल्स लाइफ, और इसके कौन कौन से फंक्शन है ये हमें बताते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में उनका क्या महत्व है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो क्या इंपॉर्टेंट है, की थिंकर्स पे थोड़ा सा फोकस रखना, क्रिटिसिज्म पे फोकस रखना और कंपैरिजन पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। बाकी कोर आइडियाज आपको सब समझ में आ गए क्योंकि कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, ऐसी नहीं थी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ स्टेट, इट्स ओरिजिन, फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहो एंड तक, दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट हम अगला कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम पूरे सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ मैं कहीं से भी कुछ भी पढ़ा रही हूँ, सब कुछ पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे कवर, ठीक है। तब तक ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है। बाय बाय।